जय हिंद दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 के यूट्यूब चैनल पर। और आज विज्ञान जो है बहुत ही महत्वपूर्ण और अक्सर ये परीक्षा में हमसे छूट जाया करते हैं विज्ञान के प्रश्न, लेकिन अब आपसे नहीं छूटेंगे क्योंकि आप स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 परिवार में आ चुके हैं। और इसमें आपको हम उतना ही जो है आपके लिए इस क्लासेस में हमारे चैनल के माध्यम से उतने ही मटेरियल लाए जा रहे हैं जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण। तो आइए इन परीक्षा उपयोगी प्रश्नों को शामिल करते हैं। और ये क्लास हमारी जो है दोस्तों आपके दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल, छत्तीसगढ़ पुलिस उप निरीक्षक, यूपी लेखपाल, टेट सीटेट, साथ ही पीएससी पीसीएस की जो भी परीक्षाएं अभी आ रही हैं इन सभी के लिए, सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखकर आप हमें बताएं इस क्लास को कि ये प्रश्न आपको कैसे लगे और आपको क्या लगता है कि परीक्षा की दृष्टि से कितने महत्वपूर्ण है। दोस्तों, सोना किसमें घुलनशील है? अभी तक आपने कई बार देखा होगा कि सोना जो है, सोने को जो है सोनार लोग पिघलाते थे और उसमें आँच दिखाते थे, तो उसकी उस प्रकार से सोना जो है उसको गलाते थे आग की सहायता से। तो एक है एक्वा रेजिया में जो है सोना क्या है, घुलनशील होता है। गति का दूसरा नियम संबंधित है किससे? तो गति के दूसरे नियम का संबंध संवेग से है। वह बल जो हमारे सौर मंडल की संरचना को बनाए रखता है, ये जो हमारा सौर मंडल है और सौर मंडल में हमारे जो ग्रह हैं वो एक दूसरे का चक्कर लगा रहे हैं। आप देखें सूर्य के चारों तरफ जो चक्कर ये लग रहा है, ये किस कारण से लग रहा है कि ये एक ही रेखा पे लगातार, एक ही लाइन पे ये लगातार अपना चक्कर लगा रहे हैं इस प्रकार से कि इनकी राह भी नहीं बदलती है, अपने ही लाइन पर चल रहे हैं। इन्हीं कारणों से आप देखें कि जो बहुत से हमारे उपग्रह हैं उनकी सबकी दूरी लगभग आपको समान ही नजर आती है। तो ये हमारा जो बल है दोस्तों, ये बल कौन सा बल है? तो ये हमारा गुरुत्वाकर्षण बल है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सौर मंडल की संरचना जो है वो अभी तक बनी बनाई आपको दिखती है। उसके बाद देखिए गोलाकार दर्पण जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर मुड़ी होती है क्या कहलाती है दोस्तों? तो उसको कहा जाता है अवतल दर्पण। ठीक है, एक गोलाकार दर्पण है जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर मुड़ी होगी, और जब अंदर की ओर मुड़ी हुई होती है तो उसी को कहते हैं अवतल दर्पण। ठीक है दोस्तों, एक होता है उत्तल दर्पण और एक होता है आपका अवतल दर्पण। तो अभी हम आपसे चर्चा कर रहे हैं अवतल दर्पण के लिए। आगे देखते हैं दोस्तों कि 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि का वेग अधिकतम होगा। किसमें होगा? तो एल्युमिनियम जो होता है दोस्तों, इस एल्युमिनियम में अगर 25 डिग्री सेल्सियस पर हमारी ध्वनि का वेग है तो वो अधिकतम किसमें होता है? एल्युमिनियम होता है। दोस्तों, झूले पर बैठी लड़की जो है गति होती है, लड़की की जो गति होती है क्या होती है? तो इस गति को दोस्तों आवर्ती गति कहा जाता है। आगे देखिए, फ्लोएम एक जटिल स्थायी ऊतक है। परमाणु शब्द का खोज किसने किया था? दोस्तों इसको डेमोक्रिटिक्स ने किया था। परमाणु शब्द की खोज किसने की? तो डेमोक्रिट्स ने किया है। बांध के पानी में कौन सी ऊर्जा होती है दोस्तों? तो बांध के पानी में हमारी होती है स्थितिज ऊर्जा। अब ये आपको बिल्कुल याद रहेगा। आइए आगे देखते हैं कि प्रतिध्वनि को कम करने के लिए ऑडिटोरियम की छतों व दीवारों को किससे ढका जाता है दोस्तों? तो इसको ढका जाता है फाइबर बोर्ड से। जो है कि जो प्रतिध्वनि, जो रिसाउंड होता है, आप किसी ऑडिटोरियम में बैठते हैं और बातचीत करते हैं, उसका रिसाउंड नहीं होता दोस्तों, उसमें फाइबर बोर्ड लगा होता है जिसके कारण से वो जो है रिसाउंड नहीं करता। पॉलिश की सतह पर प्रकाश की एक किरण सतह पर मिलने के बाद उसी माध्यम में लौटती है, इसको क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसी को कहा जाता है परावर्तन। ठीक है, आगे देखिए, आप जो है बेहद ही महत्वपूर्ण है, आप जो है इस क्लास को अंत तक देखें और आपको जो है जरूर आपकी परीक्षा के लिए हमारी इस क्लास से, विज्ञान से अगर प्रश्न आ रहे हैं तो विज्ञान से आने वाले प्रश्न आपको 1 से 2 प्रश्न आपको हमारी इसी क्लास से मिलने वाले हैं। अब आप इसकी तैयारी कर लें और इसकी इम्पोर्टेंस आप बिल्कुल समझें।
इसरो ने एक मिशन में 31 उपग्रहों को कहाँ से लॉन्च किया था दोस्तों? तो ये श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया था इसरो ने अपने एक ही मिशन में 31 उपग्रहों को। ये जो हमारी सांस लेने की प्रक्रिया में शामिल है, क्या होता है दोस्तों? एक होता है प्रश्वसन और एक होता है निश्वसन। तो ये प्रश्वसन और निश्वसन जो शामिल है, ये हमारे सांस लेने की प्रक्रिया में शामिल है। व्यक्ति के पास अधिकतम स्थितिज ऊर्जा कब होती है? जब वह छत के ऊपर बैठा हो दोस्तों, तब किसी भी व्यक्ति के पास अधिकतम स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, आगे आइए देखते हैं कि मस्तिष्क का सोचने वाला मुख्य भाग क्या कहलाता है? तो जहाँ से हम दिन भर हमारे दिमाग में विचार चलते रहते हैं कि अब की बार परीक्षा में क्या होगा, स्टार लगेंगे कि नहीं लगेंगे, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, अब की बार आपको स्टार लग रहा है और आप अच्छे से तैयारी करिए, जरूर सफलता आपको मिलेगी। तो मस्तिष्क का जो सोचने वाला भाग है, इसी को कहा जाता है अग्र मस्तिष्क। एक लिंगी पुष्प होता है, तो जो पपीता होता है दोस्तों, ये पपीता एक लिंगी पुष्प होता है। जब आप अपनी हथेली पर एसीटोन डालते हैं और आपकी हथेलियों पर ठंडक महसूस होती है, ऐसा क्यों होता है दोस्तों? तो ऐसा होता है वाष्पन के कारण जो है हमें ठंडक महसूस होती है। ठीक है, आगे देखें आप, जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, आप एकदम बेहिचक जी तोड़ कर मेहनत करिए और हमारी इन क्लासों को 1 से 2 बार देखिए, जरूर आपको इस क्लास से बहुत ही कम समय में एक अच्छी तैयारी करने का मौका आपको मिलेगा। सबसे दुर्बल अम्ल का नाम क्या है दोस्तों? सबसे दुर्बल अम्ल का क्या नाम है? तो इसे बेंजोइक अम्ल कहा जाता है, ये सबसे दुर्बल अम्ल होती है। मिट्टी के बर्तन में रखा जल गर्मियों में ठंडा रहने का क्या कारण है? कि जो मिट्टी के घड़े में जल रखा रहता है वो ठंडा रहता है, वहीं आप लोहे या और भी किसी बाल्टी या प्लास्टिक की बाल्टी में रखते हैं तो गर्म हो जाता है, लेकिन मिट्टी के बर्तन में वाष्पन के कारण जो है जो जल रहता है वो हमारा ठंडा रहता है। किसी ऊंचाई पर एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है दोस्तों गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। किसी ऊंचाई पर एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा क्या कहेंगे? तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। लार में कौन सा एंजाइम होता है दोस्तों? तो लार में हमारे एमाइलेज एंजाइम होता है और इसी लार के माध्यम से हमारी पाचन क्रिया जो है कंप्लीट होती है। आगे देखें दोस्तों, समुद्री जल में ध्वनि की गति कितनी होती है दोस्तों? समुद्र के जल में ध्वनि की गति 1531 मीटर प्रति सेकंड होती है, मतलब लगभग 1.5 किलोमीटर प्रति सेकंड समुद्री जल में ध्वनि की गति होती है। इसके बाद आप देखें पौधों में जल वाष्प, दोस्तों जल वाष्प के रूप में जल हानि को क्या कहा जाता है? तो ये वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है, क्योंकि जब जो है पौधे के पास जो जल होता है, इसमें से 99% जो है जल ये फिर से जो है वातावरण में चला जाता है और पौधे खाली 1% जल का उपयोग कर पाते हैं। तो ये पौधों के लिए बहुत हानिकारक भी इनका एक हानि के रूप में कहा जाता है कि पौधों में जल वाष्प के रूप में जल की हानि को क्या कहते हैं? तो इसी को कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति होने का क्या कारण है? तो ये दोस्तों गुरुत्व बल है। इसी गुरुत्व बल के कारण हमारा जो चंद्रमा है वो गति कर रहा है हमारे पृथ्वी के चारों ओर। आगे देखिए दोस्तों, मनुष्य के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल को क्या कहा जाता है? तो हमारे पाचन तंत्र से जो अम्ल उत्सर्जित होता है उसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहा जाता है। और मानव शरीर का वह अंग जो अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसी को कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब के माध्यम से अंडाशय से गर्भाशय तक ये अंडे को ले जाता है। वह तत्व जिसका गलनांक व क्वथनांक सबसे उच्च होता है तो उसी को कहा जाता है टंगस्टन। और टंगस्टन का क्या यूज और होता है वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हमें कमेंट करके इसे बताएं। और अगर आपको नहीं पता तो आप हमारी इससे पहले वाली जो है साइंस की क्लासेस देखें, उसमें सारी जानकारी आपको बहुत अच्छे से बताई गई है। दोस्तों पुरुषों में वृषण कोष शरीर के बाहर होता है, क्योंकि शुक्राणु निर्माण के लिए सामान्य शरीर के तापमान की तुलना में कम तापमान की आवश्यकता होती है, इसीलिए पुरुषों में वृषण कोष शरीर के बाहर होता है।
जब किसी वस्तु को पानी में डुबोया जाता है तो उस पर ऊपर बल कार्य करता है। तो उस पर जो उसके ऊपर जो बल कार्य करता है, इस बल को क्या कहा जाता है? तो इसी बल को दोस्तों उत्प्लावक बल कहा जाता है। जब किसी वस्तु को पानी में डुबोया जाता है तो उस पर ऊपर बल कार्य करता है। जब पानी में आप डुबो देते हैं तो उसके ऊपर एक बल कार्य करता है जो उसको नीचे से ऊपर की ओर धकेलता है, तो इसी बल को उत्प्लावक बल कहा जाता है। आगे देखिए दोस्तों, शैवाल सबसे प्राचीनतम पौधे जो पाए जाते हैं। तो ये जो शैवाल होते हैं सबसे प्राचीनतम पौधे हैं दोस्तों, अगर ये आपसे पूछा जाए। और ये शैवाल कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? तो ये पानी के अंदर पाए जाते हैं हमारे शैवाल। ऊर्जा के चतुर्थ स्तर में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो उनकी अधिकतम संख्या 32 होती है। दोस्तों एक यौगिक है CaOCl2 का सामान्य नाम क्या है? तो दोस्तों इसी को ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है। इसे आप जरूर याद रखिए, CaOCl2 ये जो है ब्लीचिंग पाउडर है, ये हमारा एक यौगिक है। दोस्तों स्थायी ऊतक का एक उदाहरण है, तो स्थायी जो हमारा जाइलम होता है, ये जाइलम हमारा स्थायी ऊतक का एक उदाहरण है। आपको ये प्रश्न कैसे लग रहे हैं दोस्तों? आपने अभी तक हमारी क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। लाइक करें भी और कमेंट करके बताएं कि प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए और आपकी जानकारी के हिसाब से कितने इम्पोर्टेंट आपको लग रहे हैं। दोस्तों उत्तल दर्पण की फोकस लंबाई क्या होती है? ऋणात्मक होती है, धनात्मक? तो जो उत्तल दर्पण होता है इसकी फोकस लंबाई जो होती है वो धनात्मक होती है। विद्युत तार बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत तार बनाने के लिए तांबा का प्रयोग किया जाता है। और कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है तो ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करते रहता है। मृत कोशिकाओं से बना ऊतक क्या कहलाता है दोस्तों? तो जो जाइलम हमारा है, यही जाइलम मृत कोशिकाओं से बना ऊतक कहलाता है। आगे देखें दोस्तों कि मनुष्य के गुर्दे के निस्पंदन की इकाइयों को क्या कहते हैं? तो इसी को नेफ्रॉन्स कहा जाता है। मनुष्य के गुर्दे के निस्यंदन जो है की इकाइयों क्या कहते हैं? तो नेफ्रॉन्स कहते हैं। जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उसी को फोकस कहा जाता है। बहुत सारी किरणें जब आ रही हों और एक बिंदु पर आके मिलती हों तो इसी बिंदु को क्या कहा जाएगा? इसी को फोकस पॉइंट कहा जाता है कि हर जगह से किरणें ऐसे ऐसे होके आ रही हैं और इसी फोकस के ऊपर सब आके मिल रही हैं, तो इसी को कहा जाता है फोकस। ठीक है। CFC क्लोरीन, फ्लोरीन तथा कार्बन तत्वों के यौगिक हैं। इसका उपयोग AC रेफ्रिजरेटर में द्रव पदार्थ के रूप में किया जाता है इसी CFC का। और इसके बाद फोम और हेयर स्प्रे आदि में CFC का प्रयोग होता है। इसी को CFC को ही कहा जाता है क्लोरीन, फ्लोरीन तथा कार्बन। और ये जो हमारी ओजोन परत के लिए बहुत ही हानिकारक गैसें होती हैं। दोस्तों हैलोन क्या है? हैलोन यह ब्रोमीन युक्त गैस है। इसका उपयोग अग्निशमन में किया जाता है। आप इसके अलावा अग्निशमन में देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का भी प्रयोग किया जाता है और इसके साथ में हैलोन यह एक ब्रोमीन युक्त गैस है, इसका भी प्रयोग आग को बुझाने के लिए किया जाता है। मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएं हैं, कौन कौन सी हैं? वो जो हमारी श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं, ये मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएं हैं। मानव शरीर में श्वसन वर्णक क्या है? तो मानव शरीर में जो श्वसन वर्णक है उसी को हीमोग्लोबिन कहा जाता है। आगे आप देखें दोस्तों, बेहद ही महत्वपूर्ण क्लास है ये आपकी परीक्षा के लिए। आप देखें कि एक बीज पत्री पौधा है, इसे मोनोकॉट भी कहा जाता है। तो ये जो मोनोकॉट है, हमारा लहसुन जो है, ये एक बीज पत्री पौधा है। पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है दोस्तों? तो ये सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। हमारी पादप कोशिका भित्ति सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। इसे आप जरूर याद रखिए दोस्तों। ये हमारी स्मार्ट स्टडी क्लासेस की बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्तुति है, आप इसे देखते चलें। और हमारा जो है आपका यूपी पुलिस लेखपाल कांस्टेबल, इसके साथ में ही छत्तीसगढ़ पुलिस सब इंस्पेक्टर और दिल्ली जो है हेड कांस्टेबल आदि के जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए ये क्लासेस बेहद ही महत्वपूर्ण हैं। और ITBP में भी हेड कांस्टेबल
की जो है वैकेंसी आ चुकी है दोस्तों। अगर आपने इसे भी नहीं देखा है तो आप एक बार फ्री जॉब अलर्ट या कि सरकारी रिजल्ट पे जाएं, इसको ज़रूर देखें और जो है आप अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं हमारे चैनल के माध्यम से। आप बिल्कुल निसंदेह आप लगिए, आपको जो है लाभ इससे मिलेगा। दोस्तों हाथी पाँव का कारण क्या है? तो ये जो फाइलेरियल वर्म्स होते हैं ये हाथी पाँव के प्रमुख कारक होते हैं। लार ग्रंथि से क्या स्रावित होता है? तो यहीं से स्रावित होता है हमारा एमाइलेज एंजाइम। सूर्य के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व क्या है? तो यहाँ पे सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है हाइड्रोजन। ध्वनि की गति सबसे तेज कहाँ होगी? तो स्टील में होगी। आपने देखा ध्वनि की गति सबसे तेज होती है स्टील में। कॉपर सल्फेट के बारे में आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। तो कॉपर सल्फेट जो होता है, कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक मिलाने पर क्या बनता है? तो यहीं पर बनता है दोस्तों जिंक सल्फेट। ठीक है, कॉपर सल्फेट में अगर हम जिंक मिला देते हैं तो वो जिंक सल्फेट बनकर तैयार हो जाता है। आगे देखिए दोस्तों, मानव पाचन तंत्र में पित्त रस का स्राव होता है। तो ये जो स्राव होता है, ये जो निकलता है, ये मानव पाचन तंत्र में पित्त रस का स्राव कहाँ से होता है? तो यकृत में होता है। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? तो ये जो हमारी पुतलियाँ हैं दोस्तों, इन्हीं पुतलियों के द्वारा जो है जो प्रकाश हमारी आंखों में प्रवेश करता है तो उसको इस पुतली के द्वारा नियंत्रित कर लिया जाता है। दोस्तों निष्क्रिय लिटमस विलयन का रंग क्या होता है? तो निष्क्रिय विलयन का रंग जो होता है वो जामुनी होता है। और जब आप फेनोफेथलीन को सिरके में डाल देते हैं तो डालने पर ये घोल जो होता है ये रंग विहीन हो जाता है, ये किसी रंग का नहीं रह जाता है। तो वो है कि उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है फेनोफेथलीन। ठीक है, तो फेनोफेथलीन को आप याद रखिए। ये क्लास दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण रही हमारी परीक्षा की दृष्टि से। हम लगातार अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं और हमारे स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर सभी विषयों की तैयारी हो रही है दोस्तों। आपने अभी तक हमारी प्लेलिस्ट का विजिट नहीं किया है तो आप हमारी प्लेलिस्ट का एक बार ज़रूर विजिट करें और हमारे चैनल पे इतनी महत्वपूर्ण ये जो क्लासेस हैं इनका ज़रूर आप एक बार जो है देखें और जिससे आपको इस हमारी जो है इन क्लासों की इम्पोर्टेंस पता चलेगी। बेहद ही महत्वपूर्ण क्लास हैं, आप लगातार हमारे चैनल पे बने रहें। बेहद ही महत्वपूर्ण तैयारी आपके लिए कराई जा रही है और इस हमारे इंडिया में जितनी भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उस एग्ज़ाम्स में आपको ज़रूर सफलता मिलेगी स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 के प्लेटफॉर्म से। आप हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपसे मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।